टॉपिक करने जा रही है एग्रीगेट डिमांड। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, इट इज अ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज by all the people in an economy during one accounting year. Do remember one thing, aggregate demand is equal to expenditure on all the goods and services. Expenditure on all the goods and services. इसलिए AD is equal to कौन सा एस्पेक्ट आ गया आपका? एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट आ गया। कौन सा एस्पेक्ट आ गया? मेरे साथ बोलते रहा करो बच्चे। It is your expenditure aspect. Are you able to hear me, everybody? Yes or no? वेरी गुड। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट है और आप सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड जब एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे हम लोग खर्चा कहाँ कहाँ पे करते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। कल मैंने आप लोगों को बताया था AD के ये 4 वेरिएबल्स होंगे अगर कौन सी इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। और ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब है? फोर्थ सेक्टर मॉडल। इज दैट क्लियर? अगर तो हमारा फोर्थ सेक्टर मॉडल है, ओपन इकोनॉमी है, तो डू रिमेंबर AD के ये 4 कंपोनेंट्स होंगे C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। व्हाट इज C? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज I? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पीपल। G गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। X माइनस M इट वाज नेट एक्सपोर्ट। ये 4 नाम पता है ना आपको? वही एक्सपेंडिचर मेथड वाले हैं। अब अगर मेरे को एग्रीगेट डिमांड किस इकोनॉमी के अंदर चाहिए, सपोज करो कि मुझे यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर चाहिए और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी मुझे यहाँ पर 3 सेक्टर मॉडल चाहिए। तो 3 सेक्टर मॉडल के अंदर मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस G। X माइनस M निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी में बाहर वाली कंट्रीज के साथ हमारे कोई भी ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं होते हैं। We do not have the trading relations with the rest of the world. तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? C means private final consumption, I means investment expenditure, government as well as private people. G का मतलब क्या आ गया? It is particularly known as what? Government final consumption expenditure. Is that clear? Now, try to understand. ये तो था हमारा किस इकोनॉमी के अंदर? क्लोज्ड इकोनॉमी which is a 3 sector model. मैं कल आपको यही तक करवा रही थी और बीच में वो क्लास ओवर हो गई थी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड चाहिए और वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में भी मुझे सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल चाहिए। कौन सा मॉडल चाहिए? 2 सेक्टर मॉडल। और बच्चे जनरली हम लोग यही करने वाले हैं। वैसे तो चारों कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे लेकिन 2 सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें आती है। डू रिमेंबर C प्लस आई। C भी किसकी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और I किसका? गवर्नमेंट का भी एज वेल एज प्राइवेट का भी। इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट सब कुछ इकट्ठा ही होता है। यू शुड बी रिमेंबरिंग इट। ना बच्चे ये हमारा आउटले प्लान है इस चैप्टर का। अगर हमारे को यहाँ पर कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है तो हम डिटेल में चारों कंपोनेंट्स करेंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस I. What is AD equal to? Hurry up and speak out. AD is generally equal to C plus I. Is that clear to all of you? AD किसके बराबर होता है? C plus I. So always remember that aggregate demand के ये चारों components हैं. And what is aggregate demand? Macro aspect, macroeconomic variable. क्योंकि इसमें सारे के सारे consumers की demand for all the goods and services is being included. हम क्या इंक्लूड करें? सारे के सारे कंज्यूमर हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज को डिमांड करते हैं। इज माय वॉइस कमिंग टू यू पीपल? यस और नो? हरी अप एंड ओपन योर माइक्स प्लीज। ओके, तो आपको यहाँ पर 4 सेक्टर, 3 सेक्टर और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर के अकॉर्डिंग पता लग गया। जनरली आपने जो डिटेल देखनी है, डिटेल के अंदर तो हम लोग ये चारों कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसका हम लोग ब्रीफ करेंगे। लेकिन डिटेल जब हम देखेंगे तो डिटेल में हमने सिर्फ ये 2 कंपोनेंट्स करने हैं, एक है C और एक है I। इज दैट क्लियर टू यू? और इन दोनों को ही एड अप कर हम लोग दिखाएंगे कि हाउ इज एग्रीगेट डिमांड फॉर्म। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ और
हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रही है बेटा, डोंट वरी। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे व्हाट इज इट। हमारा यहाँ पर क्या चीज है, अब हमारे को यहाँ पर दो क्लासिकल व्यू पॉइंट्स को चेकआउट करना पड़ेगा। ये क्लासिकल इसलिए क्योंकि ये क्लासिकल आगे जाकर हमारे को थोड़ा सा चेकआउट करना है, सो दैट्स व्हाई। आपको मैंने बताया इकोनॉमिक्स में दो व्यू पॉइंट्स होते हैं, एक होता है क्लासिकल्स और एक होता है मॉडर्निस्ट। और जो मॉडर्निस्ट होते हैं ना, वो किनीजियन अप्रोच कहलाती है। कौन सी अप्रोच कहलाती है? किनीजियन। किनीजियन का मतलब होता है केन्स की अप्रोच। केन्स, लॉर्ड जे एम केन्स, ही वाज अ वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि 1929-30 के अंदर एक महामारी फैल गई थी जिसको हम लोग प्लेग बोलते हैं, और वहां पर उस समय ग्रेट डिप्रेशन भी था। और ग्रेट डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए पहले तो सारी कंट्रीज ने सोचा अपने आप रिकवर हो जाएगा, जैसे कि क्लासिकल अप्रोच बताती थी कि इकोनॉमी सर्वाइव्स इटसेल्फ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सप्लाई थी लेकिन वहां पर डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही थी। सब कुछ लो था, लो इनकम, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ओवरकम ही नहीं हो रही थी। तो उस समय इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कीनीजियन अप्रोच केम इनटू बीइंग। दे सेड इकोनॉमी खुद रिवाइव नहीं होगी, इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, रोड्स बनाने पड़ेंगे, डैम्स बनाने पड़ेंगी, ब्रिजेस बनानी पड़ेंगी। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे इकोनॉमी अपने एक लेवल पे आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज द कीनीजियन अप्रोच, जो कि अब हमारे को यहाँ पर करनी है इन डिटेल। Which approach are we people going to do in detail? We people are going to do the Keynesian approach in detail. थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज द शेप ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और Keynesians के अकॉर्डिंग व्हाट इज द शेप ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड, एंड देन वी मूव अहेड। बच्चे सी टू इट। क्लासिकल्स क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल। व्हाट इज जीपीएल? आपने प्राइस लेवल सुना था माइक्रो में, इट वाज द प्राइस ऑफ जस्ट सिंगल कमोडिटी। जनरल प्राइस लेवल इज अ एवरेज प्राइस लेवल ऑफ सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइसेस को जब हम एड अप कर देते हैं, अपॉन नंबर एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एवरेज प्राइस लेवल। इज दैट क्लियर? सो आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन। व्हाट इज जीपीएल बच्चे? जीपीएल का मतलब है जनरल प्राइस लेवल, और इसका क्या मतलब हो गया? इट इज एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं? अगर तो जनरल प्राइस लेवल ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? कम। और अगर जनरल प्राइस लेवल कम है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा। बच्चे कैन यू टेल मी कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन आ रहा है? हरी अप एंड टेल मी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, ध्यान से देखो। एक एरो ऊपर को जा रही है तो एक एरो नीचे को जा रही है। जब एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हमेशा कौन सा रिलेशन आता है? नेगेटिव रिलेशन। Which relation accrues here? Negative relation. तो यहाँ पर general price level and aggregate demand are negatively related. How are they related with each other बच्चे? Hurry up and let me know. Negatively related. Is that clear? ये याद रखना है, this is very important, कि general price level जो कि classical के according था and aggregate demand are how related? Negatively related. बच्चे इस लाइन का क्या मतलब था? एडी इज अ फंक्शन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। एडी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जनरल प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? हमारी जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जनरल प्राइस लेवल पे। अगर तो जनरल प्राइस लेवल ज्यादा है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम इतना प्राइसेस पे, हायर प्राइसेस पे सामान नहीं खरीदेंगे।
लेकिन अगर जनरल प्राइस लेवल कम है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब सामान सस्ता होगा तभी हम सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे व्हाट इज द शेप ऑफ अ जनरल प्राइस लेवल कर्व? एवरीबॉडी एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास जनरल प्राइस लेवल आ गया। यहाँ पर क्या आ गया बच्चे आपके पास? एग्रीगेट डिमांड। So what is the shape of a demand curve? Can anyone tell me? Upward sloping बनेगा या downward sloping बनेगा? माइक ओपन करो और जरा मुझे आंसर करो। Curve will be which side sloping? Upward or downward? Very good. Downward sloping. Very good. तो हमारा जो aggregate demand curve बनेगा as per the classical approach, downward sloping. See to it. अगर हमारा जनरल प्राइस लेवल OP है तो कितनी क्वांटिटी? OQ। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है OP से OP1 तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है बच्चे? कम, OQ से OQ2। अगर मेरा जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है यहाँ पर OP से OP2 तक तो मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी OQ से OQ2 तक। इज दैट क्लियर? यस और नो? सबको समझ आ गया? So how are they related? Negatively related with each other. बच्चे you should be drawing this diagram here, क्योंकि अब आपको यहाँ पर ये साथ साथ मेरे डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी क्योंकि जगह खाली छोड़ रखी है। This chapter is all about diagrams, so I am going to wait for some time and you people draw. यहाँ मैं स्लाइड्स भेज दूँ, स्लाइड्स को चेकआउट कर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे? कैसे करूँ? I think that is a better idea of sending the slides, है ना? I'll be sending the slides, समझ लो, और फिर जब आप डायग्राम स्लाइड्स को देखकर बनाओगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, तो क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग सबको पता लग गया कि व्हाट इज द शेप ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब अच्छे आ जाते हैं मॉडर्न व्यू पॉइंट पे। मॉडर्निस्ट बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड जनरल प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं करता। एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ वाई। Can anyone tell me what is Y here? Hurry up. Y का मतलब क्या हो जाता है? Level of income. हमारी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से देखना, वो कहते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। बिल्कुल सही है। रिच पीपल बहुत कुछ डिमांड कर लेते हैं क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। और बच्चे ये कौन सी इनकम की बात कर रही हूँ? दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। कौन सी इनकम है? डिस्पोजेबल इनकम है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पोजेबल इनकम? जिस इनकम को आप खर्च कर सकते हो आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। वंस आपने सारे टैक्सेस पे कर दिए उसके बाद जो इनकम आपके पास बचती है वो कौन सी इनकम कहलाती है? डिस्पोजेबल इनकम। एवरीबॉडी, अब वो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा। और अगर आपकी इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है? कम। इज दैट क्लियर? हायर इज योर इनकम। दो एक्सप्रेशन बन गए, प्लीज चेक इट आउट। एक तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, एक ये सेकंड एक्सप्रेशन। बोलते हैं अगर इनकम ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। इज दैट क्लियर? और अगर इनकम कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम। Which relation is there? Hurry up and tell me. Positive or negative? They say therefore income and aggregate demand are positively related with each other. Positively related with each other. Is that clear to all of you? Yes or no? सबको समझ आ गया? तो अगर ये पॉजिटिवली रिलेटेड है बच्चे तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनने वाला है? Can anyone tell me? ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है और वो क्या है? जस्ट सी टू इट। ये एग्रीगेट डिमांड आ गया। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम Y, Q और N, लेकिन अभी मैं सिर्फ इनकम भी ले सकती हूँ यहाँ पर। बच्चे सी टू इट, एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? C और I। अब आप मुझे खुद बता दो, क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकती है? हरी आप, क्या आपकी कंजम्पशन कभी भी जीरो हो सकती है? जीरो इनकम के ऊपर? अगर किसी पुअर बंदे के पास पैसा नहीं है, नो, अगर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती ना तो बच्चे एक बात का ध्यान रखना,
एडी का कर्व ना कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं निकलेगा। एडी का कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा, बट कहां से निकलकर बनेगा? ओ वाई एक्सिस से निकलकर बनेगा। किस एक्सिस से बनकर बनेगा? ओ वाई एक्सिस से। इज दैट क्लियर? दिस इज द शेप ऑफ एग्रीगेट डिमांड। किसका शेप है ये? एग्रीगेट डिमांड का। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, बट रिमेंबर not passing or starting from the point of origin. Is that clear? I'm noting it down. AD is upward sloping, but originates from which axis? Hurry up. OY axis. किस एक्सिस से ओरिजिनेट कर रहा है? ओ वाई। बच्चे ऐसा पता है क्यों है? अब यहाँ पर देखो, ये ओ और इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। ओ ए जो गैप है ये किसके कारण से है? इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमारी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है या कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। इसी के कारण से एडी का कर्व कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं निकलेगा। अब अच्छे दो टर्म्स आई है यहाँ पर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। Okay, everybody, please try to understand. ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का क्या मतलब होता है ये नोट करके रख लो। इट इज द पॉजिटिव कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या है? पॉजिटिव कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। हम लोगों के पास अगर इनकम नहीं है ना तो फिर भी हम कंज्यूम करेंगे। आपको पता है कहाँ से कंज्यूम करते हैं? पास सेविंग से या किसी से उधार ले लेंगे। पर भूखे कभी भी कोई भी नहीं सोता, इवन एक गरीब बंदा भी भूखा नहीं सोता। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट को तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, चाहे उसकी इनकम ज्यादा है चाहे कम है चाहे नहीं है। कहीं से उधार ले लेगी, लाइबिलिटी को क्रिएट कर लेगी, पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगी ही करेगी। तो इसीलिए एडी का कर्व यहाँ पर किस साइड स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोपिंग है, बट कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं निकलेगा। कहां से ओरिजिनेट होगा? ओ वाई एक्सिस से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जीरो पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी हमारी पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड है। हम लोग कभी भी अपनी डिमांड को जीरो नहीं करते। इज दैट क्लियर? क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? आई रिपीट दिस पॉइंट वंस अगेन। मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं बच्चे? क्लासिकल और मॉडर्न का डिफरेंस देखो जरा। क्लासिकल बोल रहे हैं कि एडी किसका फंक्शन है? जनरल प्राइस लेवल का। नाउ व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? जनरल प्राइस लेवल का मतलब है इट इज द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? डू रिमेंबर वन थिंग, जनरल प्राइस लेवल ज्यादा तो एडी का लेवल कम। अगर जनरल प्राइस लेवल कम है तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या है? ज्यादा। इज दैट क्लियर? कौन सा रिलेशन आ गया यहाँ पर? नेगेटिव रिलेशन आ गया जनरल प्राइस लेवल में और एग्रीगेट डिमांड में। और हमारा कर्व किस साइड स्लोप कर गया बच्चे? डू रिमेंबर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व किस साइड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इज दैट क्लियर? अब मॉडर्निस्ट देखो, मॉडर्निस्ट में कीनेसियन अप्रोच आ गई। मैंने आपको बताया था, ये तो केन्स ने बोला था कि अगर हमारे को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा इकोनॉमी में, तभी इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो ये मॉडर्निस्ट क्या सोचते हैं? मॉडर्निस्ट सोचते हैं कि जो एडी है वो किसका फंक्शन है? इनकम का। मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। अगर तो इनकम का लेवल ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, अगर हमारी इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है? कम। तो
यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड कैसे रिलेट हो गए? पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर। इज दैट क्लियर? अगर पॉजिटिवली रिलेट होंगे तो आपको सबको पता है कर्व कैसे बनेगा। द कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, बट रिमेंबर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच एक्सिस? ओ वाई एक्सिस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन और पॉजिटिव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? और व्हाट इज पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन? दिस मीन्स एक भूखा बंदा भी कुछ ना कुछ, जीरो अगर इनकम नहीं है ना तो भी खाकर सोता है, कभी भूखा नहीं सोता। हमारी कंजम्पशन पॉजिटिव होती है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तभी एडी का ये कंपोनेंट है। देखो एडी के यही दो कंपोनेंट्स थे ना, सी और आई। तो सी और आई के बेसिस पे चेक करेंगे। सी भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या है? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इट इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? और इन्वेस्टमेंट भी हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी पॉजिटिव होती है। ओके, इट इज पॉजिटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखना यहाँ पर, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड किसको मिलाकर बनता है? सी प्लस आई को। सी भी अगर यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 10 है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी 10 है, तो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो ये तो पॉजिटिव ही हो गया ना। तो दैट्स व्हाई एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? तो आर यू क्लियर व्हाट इज द बेसिक शेप ऑफ एन ईडी कर्व? एवरीबॉडी, सबको क्लियर हो गया? माइक ओपन करो और जरा मुझे आंसर करो। Are you people clear कि what is the basic of an exit? Okay, Manvi is clear. What about the other people? Hurry up and answer me. Is this point clear to everyone? कि aggregate demand under modernist approach is always upward sloping. Increase करता है ये कहाँ पर? upward sloping है। And also remember यहाँ पर never originates from the point of origin. कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ओ वाई एक्सिस से ओरिजिनेट करता है। क्लियर और नॉट? और इसके पीछे का रीजन क्या है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम हमारे पास पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन और पॉजिटिव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकली हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपके पास सी प्लस आई को मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बना। अगर कंजम्पशन भी 10 है और इन्वेस्टमेंट भी 10 है तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा? 20। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? इफ दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चे, आपके नोट्स में एक और टॉपिक दे रखा है, वो उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो डिमांड कर्व एंड मैक्रो डिमांड कर्व। इसको काट दो, ये पोर्शन हमें नहीं करना। अब नेक्स्ट पोर्शन निकालो, मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। What is the next question? Measurement of aggregate demand. Please note down the question here whenever we take up the measurement of aggregate demand. How is aggregate demand measured? Note down the question everyone. How is aggregate demand measured? In our economy, in a four-sector model. How is aggregate demand measured in an economy in a four sector model? किस सेक्टर मॉडल के अंदर? फोर सेक्टर मॉडल के अंदर। बच्चे क्या आप लोगों को पता है फोर सेक्टर मॉडल के अंदर एग्रीगेट डिमांड को कैसे मेजर करते हैं? और कर एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? आई रिपीट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? डिस्कस इन डिटेल। Discuss in detail. Is that clear? What are the components of aggregate demand? Discuss in detail. Is that clear to all of you? Now, let us just try to understand. If this point is very much clear to you, let's move ahead with the next topic now. अब हमने यहाँ पर कितने components करने हैं बच्चे? हम लोगों ने यहाँ पर 4 components करने हैं डिटेल के अंदर। Is that clear? कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ के अंदर ही है, ये वाला क्वेश्चन ब्रीफ में आ सकता है और ये क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 4 मार्क्स। यू विल बी स्टडीइंग अबाउट सी। व्हाट इज सी?
private final consumption expenditure. Then you will be discussing about I. What do you understand by I? I का मतलब होता है investment expenditure. You will be studying about G. G का क्या मतलब होता है? Government consumption expenditure. आप फिर end में करोगे X minus M. What is X minus M? It is net export. Is that clear? Let's start with your dissection of the component. Let me rub or erase it from the board here. बच्चे यहाँ पर आप सबको पता लग गया कि जब हम लोगों ने ब्रीफिंग देखनी है तो ब्रीफिंग के अंदर हम लोग किस चीज को चेकआउट करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। अब एक एक कर कर हम सारे कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो हम डिटेल में देखेंगे दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो मेरे को चारों एक बार बोर्ड पे लिखने दो ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर बच्चे? लेट्स सी टू इट। सबसे पहला कंपोनेंट इज व्हाट? सी। यू नो व्हाट इज सी? सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? और इट इज पर्सनल या प्राइवेट परचेजेस of goods and services. Clear? Now, first component, second component कौन सा है? I. I का मतलब क्या होता है बच्चे? I का मतलब होता है investment expenditure. Investment expenditure. Remember ये जो investment expenditure होता है ना, ये 2 parts में divided होता है. क्यों? क्योंकि एक तो by the private people और एक बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? और एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर में वैसे तो हम दोनों इन्वेस्टमेंट्स पढ़ेंगे पर कंसिडर हम लोग एग्रीगेट डिमांड के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी टू इट। थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है? इट इज जी। जी का क्या मतलब है? इट इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ कर और कर इट इज द गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? क्या आ गया आप लोगों के पास? गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन जो आप लोगों के पास आता है दैट इज नोन एज व्हाट? x minus m. Okay. What do you understand by x minus m बच्चे? Can anyone tell me? It is equivalent to net export. क्या बोलते हैं हम इसको? Net exports बोलते हैं. What do you call it? Net export. Is that clear to all of you? क्या ये points सबको clear हो गए? तो I repeat all these points. अब हमने ये चारों को डिटेल में करना है बच्चे। अपने नोट्स हैं आपके पास तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम यहाँ पर सी करेंगे, उसके बाद हम बाकी करेंगे। बच्चे सी को पहले समझ लो, फिर मैं आपको नोट्स में से करवा दूंगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चे एक स्टोरी सुनो, धीरूभाई अंबानी की। क्या धीरूभाई अंबानी शुरू से रिच था? नो, ही वाज अ वेरी वेरी पुअर मैन। अब धीरूभाई अंबानी जैसे जैसे कमाई करता है उसका लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा था जब वो बहुत गरीब था, जब उसकी लेवल ऑफ इनकम कितनी थी? 0। इज दैट क्लियर? उसकी लेवल ऑफ इनकम कितनी थी? 0। जब उसका इनकम का लेवल 0 था तो उसकी कंजम्पशन क्या था? क्या वो भूखा सोता था? नहीं, कहीं ना कहीं पास सेविंग से कहीं ना कहीं से कंज्यूम करता था, तो उसकी जो कंजम्पशन थी वो तब भी पॉजिटिव थी। इज दैट क्लियर? ना अब उसने अपनी कंजम्पशन इनकम को और बढ़ाया, इनकम 0 से बढ़कर 100 हो गई। इज दैट क्लियर? पर कंजम्पशन अभी भी उसकी कम थी क्योंकि यहाँ पर वो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता था, उसको और भी खर्चा करना पड़ता था। इज दैट क्लियर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। सॉरी 50। अब यहाँ पर क्या था? उसने अपनी इनकम उसकी बढ़ी, लेकिन अभी भी वो अपना सारा सामान खरीद नहीं पाता था, तो उसकी कंजम्पशन ज्यादा रहती थी इनकम से। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक ऐसा टाइम आया जब वो अच्छा खासा खाने लगा क्योंकि वो शहर आ गया। एंड व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी ही हैड अ गुड लाइफ, और जितनी उसकी कंजम्पशन थी उतनी ही उसकी इनकम थी।
मजदूरी करता था अभी भी, और धीरे धीरे अब उसने प्लान करना शुरू किया कि कोई ना वो कोई इंडस्ट्री शुरू करे, एंड ही सेट अप द रिलायंस। और रिलायंस जब वो सेट करता है तो उसकी इनकम का लेवल तो बढ़ ही जाता है ना। तो यहाँ पर इनकम टर्न्स आउट टू बी 150, देन 200, देन इट इज 250। तो अब क्या हुआ, उसकी कंजम्पशन भी बढ़ गई थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जितनी से उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, उसकी इनकम उतने से नहीं बढ़ रही। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट? उसकी कंजम्पशन कम बढ़ती है और इनकम ज्यादा बढ़ती है। तो जस्ट ट्राइंग टू टेल इट टू यू पीपल, एंड व्हाट इज दैट, कि जब जिस पॉइंट पे यहाँ पर सी इसका वाई के बराबर था, यहाँ पे देखो कंजम्पशन ग्रेटर और इनकम क्या थी, यहाँ पर कम। अब अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी और इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा। आई अगेन टेल यू द स्टोरी हियर। धीरू भाई अंबानी, जब उसकी इनकम जीरो थी, उसकी कंजम्पशन तब भी पॉजिटिव थी। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, उसकी कंजम्पशन तब भी बढ़ रही थी, लेकिन कंजम्पशन का लेवल उसका ज्यादा था। अब वो जब शहर आ गया तो वो अच्छा कमाने लग गया, लेकिन जितनी उसकी इनकम थी उतनी ही उसकी कंजम्पशन थी। अब जैसे ही उसकी इनकम अब और बढ़ी, अब उसने अप्रोक्सीमेटली सारी रिचेज अपनी लाइफ के ले ली थी, तब उसकी कंजम्पशन इनकम से क्या हो गई, कम हो गई। इज दैट क्लियर? कंजम्पशन टर्न्स आउट टू बी लेस दैन इनकम। इज दैट क्लियर? अब बच्चे जस्ट सी टू इट, अब जैसे इनकम का लेवल और बढ़ रहा था, अब उसकी कंजम्पशन कम हो रही थी और वो पैसे को ज्यादा सेव करने लग गया था। इज दैट क्लियर? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर। अब उसका 250 आया, तो जब उसकी इनकम 250 के करीब हो गई तो उसकी कंजम्पशन वाज जस्ट 220 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर क्या एस्पेक्ट आ गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी, अभी आप कुछ मत देखो, ये मैं कल डिटेल में करवाऊंगी, हमारी कंजम्पशन भी क्या होने लग गई, बढ़ गई। इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाज व्हाट, कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी उसकी कंजम्पशन क्या थी, पॉजिटिव थी। और जब उसकी कंजम्पशन पॉजिटिव थी, वी कॉल इट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सी कंजम्पशन कहलाती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भूखा नहीं सोता था, बोरो कर लेता था, पास सेविंग से ले लेता था। इज दैट क्लियर? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपको क्या पता चला, अगर इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन भी ज्यादा, अगर इनकम कम तो कंजम्पशन भी कम। तो दिस मीन्स कौन सा रिलेशन आ गया इनकम और कंजम्पशन के अंदर? हरी आप टेल मी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हरी आप एवरीबडी, व्हाट इज द रिलेशन? हाँ, पॉजिटिव। वेरी गुड। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कर्व किस तरीके का बनेगा बच्चे? वेरी गुड। The curve would be upward sloping. Y-axis, x-axis, point of origin. यहाँ पे आपका C आ गया, यहाँ पे आपका level of income आ गया। So the curve would be upward sloping. C here. Is that clear? C to it. ये जो C है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो आपकी कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम कम है तो कंजम्पशन का लेवल भी कम है। इज दैट क्लियर? और ये जो कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ ओरिजिन में गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सी कंजम्पशन बोलते हो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। What is the meaning of autonomous consumption? Positive consumption at zero level of income. क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव कंजम्पशन है किस लेवल ऑफ इनकम पे? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। इज दैट क्लियर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपकी यहाँ पर इनकम का लेवल यहाँ पर ओवाई था तो कंजम्पशन ओसी, अगर इनकम का लेवल और बढ़ गया ओवाई से ओवाई वन तो कंजम्पशन भी और बढ़ जाएगी ओसी से ओसी वन। और अगर आपकी इनकम यहाँ पे कम हो जाती है ओवाई से ओवाई टू तो आपकी कंजम्पशन और कम हो जाएगी यहाँ पर ओसी से ओसी टू। बट रिमेम्बर वन थिंग, जीरो इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, और कहाँ से करोगे? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन कंज्यूम करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम योर पास्ट सेविंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कंजम्पशन वाला सेक्शन सबको क्लियर हो गया? हरी अप एंड टेल मी। तो कंजम्पशन को हम लोग 3 पार्ट्स में कल डिटेल में करेंगे।
अभी नहीं करवा रही और धीरू भाई अंबानी की कहानी फिर से बताऊंगी। और अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, अगर इनकम कम तो कंजम्पशन कम। कौन सा रिलेशन आ जाता है इनकम और कंजम्पशन में? पॉजिटिव रिलेशन between the disposable income and consumption. Is that clear? Very important. कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। और ये कर्व किस साइड स्लोप करेगा? अपवर्ड स्लोप करेगा। बच्चे कल मैं थोड़ा सा बेस बताऊंगी और फिर मैं ये बाकी वाले सारे पोर्शंस कंप्लीट करूंगी।